नमस्कार दोस्तों, ग्रीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम सब ने देखा कि हमारे देश का जो आम बजट है वो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, जिससे रूपरेखा देखा जा सकता है कि कैसे $5 ट्रिलियन की जो हमें अपने इकोनॉमी को अचीव करना है, हमें टारगेट को, क्या उसके तरफ हमारी कदम आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि आज का जो बजट है वो किस तरीके से आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मृदुल धारवाल। हम शारदा विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और प्रोफेसर मृदुल जो हैं इकोनॉमिक डिपार्टमेंट शारदा विश्वविद्यालय से पिछले 1 दशक से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल जो है मेरा आपसे ये होगा प्रोफेसर साहब कि आज का जो आम बजट है उस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? सर देखिए, जो ये आम बजट है ये हमारे 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनाने की बात है उसकी दिशा में एक पहला स्टेप है। सरकार वैसे पहला एक स्टेप लास्ट बार उठा चुकी है, लेकिन इस बार वाला जो स्टेप है वो बहुत ठोस है और सही दिशा में कदम है। इसको मैं कई तरीके से आपको प्रूव कर सकता हूँ। देखिए, इस समय आप देखिए हर जगह स्लो डाउन की बात चल रही है बस, लेकिन कोई ये इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा है इस स्लो डाउन से कैसे राहत पाई जाए, इस स्लो डाउन को कैसे हटाया जाए। तो उसी बिल्कुल ठोस और स्ट्रेट इस पे फॉरवर्ड इस पे आप ये कहेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे एक्शन लिया गया है। जैसे सबसे पहले अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले कंजम्पशन को, उपभोग को बढ़ाना होगा। अब कंजम्पशन कैसे बढ़े, इसके लिए आपको टैक्स को कम करना होगा। आप देखिए 5 लाख तक की इनकम को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर्चा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंजम्पशन बढ़े। देखिए कंजम्पशन जब बढ़ेगा, और कंजम्पशन जीडीपी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप जीडीपी को टेक्निकल भाषा में देखेंगे, जीडीपी है क्या? जीडीपी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, उसमें से इंपोर्ट घटा दीजिए, ये एक फॉर्मूला चलता है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन एक इंजन है अर्थव्यवस्था का। तो आपके अनुसार अगर हम समझें, हमारे दर्शक जो समझ पाएँ कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा तो उससे इकोनॉमी जो है अपने आप थोड़ा स्टेबल होगा। बिल्कुल। हाँ, दूसरा अब जो है प्रोफेसर साहब हम एक एक करके बात कर लें। जैसे एजुकेशन में बात की जा रही है कि एफडीआई और ईसीबी को जो है अलाउ किया जा रहा है, ऐसा प्रपोज किया गया है। तो ये कैसे फ़ायदेमंद होगा और इसमें क्या, इसका किस तरीके का होगा? देखिए, इस बार क्योंकि हम खुद एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप देखिए हर आदमी ये चाहता है कि उसको अच्छा प्रोडक्ट मिले। आप भी बाजार में 50 चीज़ें खरीदने जाते हैं, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक का आइटम परचेज़ किया, आपने सबसे पहले आईएसआई मार्क का देखा उसमें कि आईएसआई मार्क है या नहीं, उसके बाद परचेज़ किया। ऐसे एजुकेशन सेक्टर में अब एजुकेशन के अंदर क्वालिटी की बात होने लगी है, जो अब तक नहीं होती थी। NAAC है, NBA है, AAC है, ये जो एक्रेडिटेशन संस्थाएं हैं वो क्वालिटी को इंश्योर करती हैं। जब विदेश के विश्वविद्यालय भारत देश में आएंगे तो देखिए 2 फायदे होंगे। सबसे पहले, जैसे आप बताइए LG कंपनी ग्रेटर नोएडा में आई हुई, तो इससे फ़ायदा किसको मिला? यहाँ के लोकल आदमियों को, उनको रोजगार मिला। फ़ायदा किसको मिला? यहाँ के कस्टमर को मिला, कंज्यूमर को मिला, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की वैरायटी आ गई और सस्ती दामों पे आ गई। जैसे पहले BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड की मोनोपोली थी, अब क्या है? वोडाफोन भी है, एयरटेल भी है, आइडिया भी है, आप जो मर्जी चाहे ले लीजिए। पहले BSNL की सिम लेने के 5,000 रुपये देने पड़ते थे और महीनों इंतजार करना होता था। अब क्या है? तुरंत जाइए, तुरंत सिम। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने अपने दरवाजे मल्टीनेशनल कंपनी के लिए खोले। सेम एजुकेशन में हम क्या नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इतनी दूर क्यों जाए विदेश पढ़ने, वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहीं प्रोवाइड करें। आप देखिए जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, IB बिजनेस स्कूल है, कोलंबिया विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड है, अगर ये यहाँ आना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत तो शुरू से विश्व गुरु है। सर, कुछ लोग ये मानते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं ही पे रोक रहा हूँ आपको। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब फॉरेन से यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में आएंगे तो शिक्षा जो है महंगी हो जाएगी, प्लस में कुछ हमारी जो रीजनल कल्चर है वो ख़त्म होगा। उसके बारे में मैं इस पॉइंट को भी मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आप देखिए, जब पहले कहा गया, जब वोडाफोन
जो कि ब्रिटिश कंपनी है, जब भारत में आएगी तो मोबाइल सेवाएं महंगी रहेगी। आप देखिए आज आपको सिम कितने में मिल रही है, 10 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में बस। पहले सिम कितने मिलती, 2000 रुपये। मुझे पता है मेरे पिताजी ने जब बैंक अधिकारी थे इलाहाबाद बैंक में, तो उन्होंने 2200 रुपये की BSNL की सिम खरीदी थी। तो क्या कुछ भ्रांतियाँ अर्थव्यवस्था में, समाज में फैला दी गई हैं, उसके फायदे बाद में दिखते हैं। अब आप देखिए ना, जब ये बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इस देश में आएंगी तो इनमें बच्चे कौन पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, भारत के बच्चे पढ़ेंगे। फ़ायदा किसको होगा, भारत को होगा। जो इसमें स्टाफ लगेगा भारत का होगा, जो फैकल्टी होंगी वो भारत की होंगी, जो कंस्ट्रक्शन में लेबर लगेगी वो भारत की लगेगी। तो आप देखिए फ़ायदा तो भारत का ही होने वाला है। फ़ायदा भारत का होने वाला है। एक प्रोफेसर साहब थोड़ा संक्षिप्त में चीज़ों को समझना चाहेंगे हम। एक आज के बजट में जो है PPP मॉडल का चर्चा जो है कई बार हुआ। तो आप संक्षिप्त में थोड़ा ये बता दें कि वो मॉडल है क्या, ताकि दर्शक हमारे PPP जो मॉडल है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उस समय पब्लिक सेक्टर ने लीड लिया और पब्लिक सेक्टर ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या उस समय NTPC बना, NHPC बना, UGC बना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स बना, एयर इंडिया बना, भेल बना, बाल्को बना। तो ये सारे संस्था बने क्योंकि उस समय प्राइवेट सेक्टर जो है, आप हमेशा याद रखिए, प्राइवेट सेक्टर पूंजी वहीं लगाएगा जहाँ पे तत्काल उसको प्रॉफिट मिले, इंस्टेंट प्रॉफिट मिले, क्योंकि वो इतना वेट नहीं कर सकता। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना। आप देखिए आज हाईवे बनाने में आपको 5 साल 6 साल लगते हैं, उसके रिजल्ट आने में आपको और 10 साल लगेंगे। तो कोई भी इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो उस समय तो रिक्वायरमेंट थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा। लेकिन आज हमारे प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास पैसा है, लाइक रिलायंस है, लाइक टाटा ग्रुप है, L&T है, जो पैसा लगा सकते हैं। तो अब क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके, क्योंकि क्या है, प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क कौन लेगा, पब्लिक सेक्टर लेगा। प्राइवेट सेक्टर फंड लगाएगा, टेक्निकल स्किल्स देगा, मैनेजरल स्किल्स देगा, और जो हाईवे 10 साल में बनना है वो 5 साल में बनेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगा। क्योंकि इस सिस्टम के आगे एक नया सिस्टम होता है, BOLT, BOLT, बिल्ट, ऑपरेट, लीज एंड ट्रांसफर। पब्लिक सेक्टर ने उसको बना दिया, उसको ही वो है। मॉनिटरिंग कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। इससे क्या है, देखिए दोनों फायदे हमें मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट, ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के पास भी टेक्निकल मैनेजर स्किल्स हैं, वो और सरकार दोनों हाथ रिस्क लेने के लिए तैयार हो। यस, हाथ मिलाएंगे, अपने आप उसके फ्रूट अपने आप जो फायदा होगा। अब एक चीज़ जो है जिसे लेकर के संसद में भी थोड़ा हंगामा हुआ था थोड़े समय के लिए, कि LIC का जो शेयर है गवर्नमेंट के पास, वो उसे बेचने के लिए तैयार है। इसका क्या है? मैं आज आपसे ये कहूँ, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो? देखिए, सरकार का काम है गुड गवर्नेंस देना, सरकार का काम है अच्छी पॉलिसीज़ बनाना, सरकार का काम है अच्छे नियम कायदे बनाना। जो सरकार का काम बिजनेस नहीं करना है। ये मैंने आपको कहा ना, उस समय मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। इस वजह से सरकार को हर काम में आगे आना पड़ा। अब धीरे धीरे सरकार अपने उस काम से पीछे हटेगी, और सरकार मेन जो सरकार का काम है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नेंस। गवर्नमेंट का मतलब है पॉलिसीज को बनाना, अच्छी नीतियां बनाना, अच्छी मॉनिटरिंग करना। बिजनेस करना जो है सरकार की काम नहीं है। बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम उसकी मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाना, अच्छे से बिना भेदभाव के वो चीज़ें चले, वो इंश्योर करना है। एक सवाल और जो है, अब अलग सेक्टर, दूसरे सेक्टर पे अगर हम लोग आएँ तो ये जो आज का बजट जो है युवाओं के लिए और किसानों के लिए कैसा रहा सर? आप देखिए, अगर आप देखिए पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में, अगर आप CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखें, तो आप ये पाएंगे कि 58% पॉपुलेशन भारत की जो है वो कृषि पर निर्भर है, और कृषि का राष्ट्रीय आय में जो योगदान है मात्र 18% है। तो हमें ऐसे तो लगता है कि सारे लोगों को रोजगार मिला 18%, वो जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो छिपी हुई बेरोजगारी है। आप देखिए 58% पॉपुलेशन और 18% कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब बाकी जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन वो छिपे हुए हैं, जिसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने किसान भाइयों को उससे, किसानी से निकाल के सर्विस और इंडस्ट्री में भेजना है। लेकिन एक चीज़ बताइए, एक
जो जिसके पास स्किल नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सर्विस सेक्टर लाइक बैंक है, इंश्योरेंस है, ये कैसे नौकरी देगा, या इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे नौकरी देगा बिना इसके स्किल के। तो उसको हमें पहले स्किल प्रोवाइड करानी है। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाया था थ्रू NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू, कि इन लोगों को सबसे पहले स्किल दें, और स्किल जब इनके पास हो जाएगी तो अपने आप इंडस्ट्री अपने दरवाजे इनके लिए खोल देगी, सर्विस सेक्टर अपने आप दरवाजे खोलेगा और इनको रोजगार, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो छुपी हुई बेरोजगारी है उसको हटाना है, ताकि गांव में पर कैपिटा इनकम बढ़ सके। जब गांव में इनकम बढ़ेगी अपने आप खुशहाली आएगी। एक जो है सर, जब कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का घोषणा किया था, तो रोजगार बढ़ेगा इसकी बात की जा रही थी, और कुछ जगहों पे देखा भी गया। आज जो है मेक इन इंडिया के साथ असेंबल इन इंडिया का भी स्लोगन दिया गया है। ये क्या है इसका? देखिए, असेंबल इन इंडिया ये है, आप अगर देखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल ये प्रूव कर सकता हूँ। बोइंग 747 अमेरिका का विमान है। आप देखिए उसके 80% पास चाइना में असेंबल होते हैं। क्यों असेंबल होते हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है कि असेंबलिंग में लेबर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाइना क्या करता है, उसको बहुत कम प्राइस पे उसको असेंबल कर देता है चीज़ों को। एक तो होता है चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करना, दूसरा क्या होता है चीज़ों को असेंबल करना। असेंबल बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर असेंबल बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। तो चाइना ने इसमें महारत हासिल कर रखी है। तो भारत भी ये सोचा है, ठीक है आप अपने पास यहाँ भिजवा दीजिए, हम इसको असेंबल कर देंगे। पहली चीज़ तो ये कि हमें बनाना ही चाहिए वो चीज़, लेकिन अगर मान लीजिए हमें बने बनाए पास मिल जाएं, हमें असेंबल कर दें, क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स है, उसको थोड़ा सा स्किल देके हम असेंबल कर दें। इससे देखिए 2 फायदे हमारे पास हो जाएंगे। पहला, हमारे जो युवाओं को जो रोजगार देने की बात है, वो एक नया हमें अवसर पैदा हो जाएगा। क्योंकि फॉरेन में जाएंगे, स्पेशली आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए, अमेरिका में देखिए, वहाँ लेबर बहुत कॉस्टली है। तो दैट्स वाई अमेरिका क्या करता है, पूरी भारत में एक बढ़िया अच्छा मौका है जिसमें अच्छा एक अवसर है। एक बजट से जुड़ा जो है वो आखिरी सवाल होगा हमारा सर आपसे। सवाल ये है कि सरकार और क्या बेहतर कर सकती थी, खास करके युवाओं के लिए, किसानों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में, जो नहीं की? देखिए सरकार को देखिए मैं इसलिए ज़्यादा ये नहीं कहता कि सरकार ने नहीं किया। देखिए क्या होता है, जब आप खुद पॉलिसी बनाते हैं, वही वाली बात होती है, जब मैं कुर्सी के इधर बैठता हूँ तो कुछ और नज़रिया होता है, और जब करने बैठता हूँ कुछ और है। देखिए एक बात हमें ये ध्यान रखना है, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ संसाधनों की कमी है। हर सरकार चाहती है कि अच्छा से अच्छा बजट बने, हर आदमी खुश रहे, हर आदमी के घर परिवार में खुशहाली आए, लेकिन क्या है उसके लिए संसाधनों का अभाव होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमें सुरक्षा भी मुहैया करानी है अपने पूरे देश में, और दूसरे में वेलफेयर के प्रोग्राम भी करने हैं। हम ये कह सकते हैं, एक सरकार को जरूर इसमें वो करना चाहिए। सरकार ने लास्ट टाइम एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके एक फंड बनाया था 400 करोड़ का, वो फंड इंक्रीज करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, 1947 से लेकर 2020 तक अगर आप देखेंगे, भारत को कितने नोबेल प्राइज साइंस में मिले, बहुत कम, इक्का दुक्का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये चीज़ हमें सही करनी पड़ेगी। देखिए जब तक हम कॉपी करते रहेंगे ना, तो अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से हमें इनोवेशन भी करना है, रिसर्च भी करनी है। देखिए जिस दिन हम रिसर्च करने लग गए, और जिस दिन हम खुद अपना प्रोडक्ट खुद बनाने लग गए, हम खुद पेटेंट करने लग गए, तो अपने आप आगे बढ़ेगा। तो रिसर्च जो फंड है वो 400 करोड़ 125 करोड़ के देश में बहुत कम है, उस फंड को बढ़ाना चाहिए। सर आप जो है लगभग 1 दशक से भी लंबे समय से अर्थशास्त्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। आप जो है आज के समय में जो है सबसे ज़्यादा चर्चा या तो सड़कों पर हंगामा होती है, और जब लोग सड़क के हंगामे से दूर होते हैं तो बात करते हैं इकोनॉमी की। तो अंत में एक सवाल है हमारा आपसे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने जो 5 ट्रिलियन का वादा किया है कि हमारी जो देश है हमारा, वो अचीव कर लेगा इस टारगेट को, तो क्या ये मुमकिन है? ये आखिरी सवाल है सर। देखिए मुमकिन बिल्कुल है। देखिए हमें आशावादी होना चाहिए, इसलिए आशावादी होना चाहिए क्योंकि ये एक पहला स्टेप है। देखिए आपको 1000 किलोमीटर जाना है, कहीं ना कहीं तो आपको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति
अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमें सपने बड़े देखने चाहिए। आप छोटा सपना देखोगे, छोटे टारगेट अचीव होंगे। बड़ा सपना देखिए और उस सिर्फ सपना ही नहीं देखिए, और सपने को पूरा करने के लिए अपना सही स्ट्रैटेजी देखिए। ज़्यादा टाइम हमें पॉलिसी को डिज़ाइन करने में देना चाहिए। हमारे भारत में सबसे बड़ा इशू है, हम पॉलिसी को डिज़ाइन करने में समय पूरा नहीं देते हैं। अच्छी पॉलिसी बनाए आप, मैं कह रहा हूँ 20 पॉलिसी या 5 पॉलिसी बनाइए, अच्छी पॉलिसी बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कीजिए। आप देखिए अपने आप चीज़ें सही इम्प्रूव होती होगी, चली जाएंगी। सही हाँ। होगी। तो अभी बिल्कुल सर ने जो बात कहा हम भी उसमें सहमति अपना जताते हैं कि अगर आप आशान्वित हैं, बड़े सपने देखते हैं और निर्णय लेने की क्षमता है आप में, बेहतर स्ट्रेटजी है, तो कोई भी लक्ष्य जो है असंभव नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। और मैं यही चाहता हूँ कि इस अर्थव्यवस्था, इस बजट के थ्रू हमारे युवा वर्ग है उनको रोजगार के अवसर मिले, उनको स्किल्स मिले। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको समाज, ये जो भी सामाजिक स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा मिले। और सबसे बड़ी बात है, एक हमारा जो राष्ट्र है, देखिए एक बात याद रखिए, हमारे राष्ट्र में बहुत विविधता है। हमारा बजट को आप देखेंगे, हर डिफरेंट हर 5 कोस पे जहाँ पानी बदल जाता है, जहाँ हर 100 किलोमीटर भाषा बदल जाती है, उस देश में सभी को खुश करने वाला बजट बनाना बहुत मुश्किल है। हम भले ही आलोचना कर दें कि सरकार नहीं कर पाई, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। फिर भी सरकार पूरी कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा बजट बनाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो आज आपने प्रोफेसर मृदुल के साथ हम थे मौजूद शारदा विश्वविद्यालय में। आज की जो आम बजट पेश किया गया है हमारे सरकार के द्वारा, इस पर विस्तार से चर्चा किया। इसी तरीके से हम हर एक छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।